हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं या कई बार मुझसे पूछा जाता है कि हेमंत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लाइक while he was investing, while he was trading, what are the most important things and what are the most important things that he should keep in mind? So बहुत लोग बोलेंगे कि यार एक रिटेल इन्वेस्टर को ना बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, मतलब उसको ना स्टॉक खरीद के बेचना नहीं चाहिए बस। ठीक है, येस बैंक के शेयर जिसने खरीद रखे थे उसका क्या हुआ? व्हाट अबाउट DHFL, व्हाट अबाउट IRCTC, व्हाट अबाउट आर पावर, आरकॉम, उनका क्या हुआ? फिर उन्होंने तो पेशेंस की वजह से उन्होंने तो बहुत सारा पैसा खो दिया। फिर कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं, रिटेल इन्वेस्टर को ना बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तुम अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो फिर अपने आप प्रॉफिट होता है, कोई गारंटी नहीं है। HDFC AMC जिसने इन दिनों होल्ड कर रखा है 10-20% के लॉस में, रेपको होम फाइनेंस गिरा हुआ है, एशियन टाइल्स गिरा हुआ है। दीज आर दी स्टॉक्स, सम ऑफ दी स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स नेक्स्ट लेवल हाई आ रही है, अर्निंग्स मस्त ऑल टाइम हाई चल रही है, फिर भी स्टॉक गिरा हुआ है। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में तो डर के कोई भी बेच देगा। तो सो यार द करेक्ट आंसर इज बेसिकली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही एक रिटेल इन्वेस्टर को सक्सेसफुल इन्वेस्टर या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब जैसे उन दिनों ना जब भी DHFL टॉप पे होगा तो बहुत सारी न्यूज आ रही होंगी कि DHFL खरीद लो। येस बैंक तो नेक्स्ट लेवल फेमस था। लाइक मेरे को जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिली थी ना, वो मेरे एक CA दोस्त ने दी थी कि भाई आंख बंद करके येस बैंक पे पैसा डाल दे बस। तो हमें वहां पे रैशनल सोचने की जरूरत है, सही में ये इतना अच्छा है या थोड़ी सी हाइप है। और अगर अच्छा लग भी रहा है ना, अच्छा लग सकता है, आई 1000% एग्री विद यू कि तुम कहो कि हेमंत येस बैंक उस समय का स्टार हुआ करता था, एग्रीड, तो भी उस केस में उसमें 5% से ज्यादा नहीं डालना। तो रिटेल इन्वेस्टर को अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि कितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, मैं एक स्टॉक में 5% से ज्यादा नहीं डालूंगा, चाहे जो हो जाए। नहीं डालूंगा तो नहीं डालूंगा, बात खत्म। तो उसके फिर रिटेल इन्वेस्टर काफी अच्छे से अपने आप को रिस्क से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हुई? अच्छे स्टॉक सिलेक्शन, वो तो जरूरी है ही। अब उसके अलावा IRCTC जो लोग खरीद रहे होंगे, तो यार जब 5000-6000 के अराउंड IRCTC चल रहा था ना, तो उसकी पी रेशियो 500 कुछ के अराउंड थी। ये बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में पी रेशियो को बहुत एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए। अभी तुम पी रेशियो से बस इतना समझने की कोशिश करो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि लाइक तुम्हारा नाम अगर यशवंत है, मैं बोलूं यशवंत तू मुझे कितने रुपए देगा अगर मैं तुम्हें हर साल 1 रुपया दूं? तो यशवंत सोचेगा कि देखो मैं अभी लगभग 20-22 साल का हूं, अज्यूम करता हूं कि मेरी एज 80 साल तक भी होती है, तो यार मैं 60 रुपए से ज्यादा तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं करूंगा क्या उस पैसे का? तो बहुत अच्छी बात है। तो पी रेशियो 60 से ऊपर के स्टॉक कट गए कि अगर मैं कह रहा हूं मेरा 1 रुपया जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो कांस्टेंट है, तो 60 से ऊपर की पी रेशियो के स्टॉक काट दो। और जिसमें बोलेगा भाई इतना बेवकूफ तो तू भी नहीं है कि तू 2 रुपए मुझसे लेके हर साल 1 रुपया देगा। मैं कहा बिल्कुल मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ। तो जब तुम ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन में डालोगे ना, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन को कंसीडर करोगे, कई सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करोगे, तो एक स्टेबल पी रेशियो लगभग 25 से 30 के बीच आती है। कि अगर मैं कह रहा हूं कि अर्निंग कांस्टेंट है, मैं तुम्हें हर साल 1 रुपया ही दूंगा, तो पी रेशियो 25 से 30 आती है। अब तुम बोलोगे हेमंत एशियन पेंट 50-60 की पी पे भी क्यों अच्छा है? क्योंकि वो फ्यूचर में 1 रुपए से ज्यादा देगा मुझे। 1 साल बाद वो 1 रुपए 50 पैसे देगा या 2 रुपए देगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ते जाएगा। तो जो कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं सिर्फ वही हायर पी रेशियो डिजर्व करती हैं। और उसमें भी 500 के पी वाली कंपनी अगर तुम खरीदोगे, तुम्हारा लॉस होगा और फिर तुम बोलोगे स्टॉक मार्केट जो है, तो यार गलती तुम्हारी है। IRCTC वैसे प्राइसेस पे नहीं खरीदना होता, तो यार ये इतनी हाई पी के स्टॉक हमें खरीदने ही नहीं होते हैं। अब दूसरी चीज, जो अच्छे स्टॉक्स मैंने खरीद रखे हैं, फॉर एग्जांपल रेपको होम फाइनेंस और एशियन टाइल्स, हमारे यूजर ने कमेंट किया था तो इसको भी इस वीडियो में ले लेते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा NMDC से रिलेटेड भी। तो NMDC रिसेंटली ही मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद वो अचानक से 5-6% नीचे गिरा था। तो अब जो लोग डर के उसको बेच देंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, दुनिया ही तबाह हो गई, बेचो वो स्टॉक, तो यार बिग प्लेयर्स ना एग्जैक्टली यही गेम खेल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सारे ट्रेडर्स पैसा कमाएं, तो वो कई बार अच्छे शेयर्स को गिराएंगे। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, भाई तुम होल्ड करने लायक हो भी या नहीं। तुम्हें जब कंपनी पे ही भरोसा नहीं है, तुम डर के वो स्टॉक भेज दोगे, फिर वो स्टॉक इवेंचुअली ऊपर बढ़ेगा। फिर तुम कहानियां सुनाओगे कि अगर हमने 10 साल पहले इस स्टॉक में इतने पैसे लगाए होते तो आज हमारे पास इतने होते। वैसे मीम्स का या वैसे इंस्टा पे जो भी लोग ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते, 10 साल पहले ये किया होता तो अभी ये हो जाता, ऐसी इंफॉर्मेशन इज लिटरली लाइक ए शिट। मतलब आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। 10 साल पहले लिटरली जो बैंक्स अवेलेबल थे, आई एम 1000% श्योर किसी ने HDFC बैंक में नहीं इन्वेस्ट किया होता तब। तो वही सिचुएशन आज के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने रिसेंटली ही इन्वेस्ट किया है और मैंने लाइव वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी।
जिसमें बहुत लोगों का नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं कि उज्जीवन फॉल बैंक पे ये बुराई है वो बुराई है। कुछ ही दिनों में वो बैंक 17% ऊपर गया था। उज्जीवन एक ही दिन में 17% अप हुआ था। कोई अंदर की न्यूज बाहर आई थी जो कि मेरे को तो पता ही नहीं था। उसके एक दो दिन बाद वो उस न्यूज के बारे में पता लगा। तो तुम्हें बैंक्स में ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि वो नीचे गिराएंगे बिग प्लेयर। देखो, मैं हो सकता है मैं कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई बना रहा होगा लेकिन हमारे स्टॉक नीचे गिरे हुए होंगे। उस पॉइंट पे तुम्हें बस ये ध्यान रखना होगा कि हमारे स्टॉक खराब नहीं है, तुम्हारे स्टॉक का सिलेक्शन परफेक्ट है, तुम्हारे स्टॉक्स की जिन भी स्टॉक्स से रिलेटेड जो कंपनीज है ना, उन कंपनीज की सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी पे डेट जीरो है। अगर ये सारे रूल्स फुलफिल किए हैं ना तुमने, तो डरने की कोई बात ही नहीं है यार। इवेंचुअली वो स्टॉक ऊपर जाएगा ही। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एनएमडीसी का, तो एक यूजर ने पूछा कि एनएमडीसी भाई मैंने 186 के से होल्ड कर रखा है, अभी 140 समथिंग पे चल रहा है, कितना टाइम लगेगा 200 प्लस जाने में? वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस। मुझे इतना पता है कि सेल्स ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं, एग्रीड। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, एग्रीड। प्राइस बहुत नीचे चल रहा है, तो प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा, चाहे वो धीरे धीरे करके जाए, चाहे वो अभी के प्राइस से 10-20% और नीचे गिरे, उसके बाद वो ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करे, लेकिन वो करेगा। और एनएमडीसी का जो 21,000 करोड़ का इनका एक और प्लांट लाइव होने वाला है बहुत जल्द, उसके भी प्रॉफिट के नंबर्स आएंगे। तो एनएमडीसी ऑल टाइम हाई तो बहुत छोटी बात है, उससे बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन मैं एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकता हूं कि हाँ एक साल में ऐसा हो ही जाएगा। यूजुअली इतिहास में, पास्ट में ऐसा देखा गया है कि 1-2 साल में हो जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल में स्टॉक अपने फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक भी इवेंचुअली ऑल टाइम हाई नए नए बनाते हैं, यूजुअली देखा गया है। लेकिन यार तुम अब रिलायंस का एग्जांपल ले लो, 5 साल तक रिलायंस मूव ही नहीं की थी और उसके बाद 1-2 साल में सीधा 3-4 गुना हो गई। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता आया है, हो रहा था और होता रहेगा। तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें अपनी कंपनीज पे भरोसा रखना है। एंड सी, मेरे पोर्टफोलियो में 70 प्लस कंपनीज हैं, 76 प्लस आई बिलीव, आई गेस और ज्यादा कर दो 80 होगी होंगी, आई एम प्रीटी श्योर, मैं काउंट करके बता दूंगा कभी। तो मैं हर एक कंपनी को ट्रैक नहीं करूंगा कि यार 5 महीने पहले मैंने एक कंपनी बाय की थी, इस कंपनी ने तो गेन ही नहीं दिया। मैंने बाय किया है, मैंने सीधा टारगेट के प्राइस का अलर्ट या जीटीटी लगा दिया है, मुझे डेली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अब अलर्ट जीटीटी की वीडियो मैंने बना रखी है, प्लीज मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। यू जस्ट हैव टू सर्च की हाउ टू सेल शेयर्स ऑटोमेटिकली, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अलर्ट भी आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो, बहुत इजीली अलर्ट प्लेस कर सकते हो। मैं सिंपल कैसे अलर्ट प्लेस करता हूं मैं बता देता हूं। इंडस टावर मैंने कुछ टाइम पहले बाय किया था, आप वीडियो देख सकते हो, बहुत नीचे प्राइस पे था। उसके बाद उसने 40% कुछ रिटर्न दिया, मैंने तब भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, अब थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। मैंने सीधा ऑल टाइम हाई से आएगा 10% नीचे का जीटीटी प्लेस कर रखा है बस, क्योंकि मेरे को पता है जब नंबर्स ऑल टाइम हाई पे आएंगे तो शेयर ऑल टाइम हाई पे जाएगा। अब मुझे नहीं पता वो 1 साल में हो, वो 2 साल में हो, 2 साल में भी अगर ऑल टाइम हाई पे चला गया तो 70-80% का रिटर्न मेरे को मिल जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अच्छे शेयर्स में काम करो। न्यूज व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, न्यूज में वैसे ही शेयर्स आते हैं जो बिग प्लेयर्स ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं। एक बहुत प्यारा डायलॉग है बिग प्लेयर्स का कि अगर मेरे शेयर का चर्चा हो गया तो मतलब मेरा खर्चा हो गया। मतलब अगर वो किसी शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना धीरे धीरे, और अगर वो शेयर तब न्यूज में आ गया तो बिग प्लेयर्स आके शेयर्स खरीदने लग जाएंगे, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो शेयर्स की डिस्कशन न्यूज में या आर्टिकल्स में या जो भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं मनी कंट्रोल के या मनी कंट्रोल फोरम पे या कहीं भी, तब तक डिस्कशन नहीं होती है जब तक बिग प्लेयर्स की एक्यूमुलेशन कंप्लीट ना हो जाए। जब वो अच्छे से खरीद लेते हैं अब वो न्यूज फैलाते हैं, ये शेयर खरीद लो, टारगेट ये वो ब्ला 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 करते रहते हैं उसके बाद। तो हमें इन चीजों का ध्यान हद से ज्यादा रखना पड़ेगा कि अपने शेयर्स को तब खरीदें जब वो गिरे हुए हों, लार्ज कैप को हमें सिर्फ तब खरीदना जब वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे मिल रहे हो, उसके बाद पेशेंटली वेट करो। जो तुमने टारगेट डिसाइड किया है, एक लॉजिकल टारगेट, ऐसा नहीं कि मुझे एक दिन में 10% चाहिए या एक साल में 100%, ऐसा नहीं। लॉजिकल टारगेट की सेल्स अगर ऑल टाइम हाई पे है, अगर शेयर का प्राइस अभी 60 रुपए चल रहा है लेकिन उसका शेयर का प्राइस पहले 100 रुपए रह चुका है जब प्रॉफिट उतने कुछ खास नहीं थे, और अभी प्रॉफिट काफी ज्यादा है, तो शेयर का प्राइस इवेंचुअली 100 रुपए जाएगा। तो 100 का टारगेट रखो, 60 पे खरीद के 100 पे तुम 6 महीने के अंदर अंदर वैसे टारगेट्स यूजुअली रीच हो जाते हैं। अब इसका क्या सबूत है? आप मेरी मन्नापुरम की वीडियो देखना, प्राइस कंपेयर कर लेना, आप मेरी अवंती फीड्स की वीडियो देखना, प्राइस कंपेयर कर लेना, ओएफएसएस की देखना, प्राइस कंपेयर कर लेना, एसआईएस की वीडियो देखना, प्राइस कंपेयर कर लेना, रिसेंट कोई भी वीडियो देखो, प्राइस कंपेयर कर लो, यू विल गेट टू नो कि ऐसा होता आया था, ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू फॉलो द रूल्स दैट आर देयर। हमें ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स वगैरह की नहीं सुननी है, हमें रैंडम
बेसिकली रैंडम नॉइस को इग्नोर करो। बहुत लोग बोलेंगे अरे यार ये शेयर बेच दे, ये शेयर तो बेकार है। अब देखो, कुछ इनसाइडर न्यूज अगर हमें ना पता हो तो कोई बात नहीं। अब बंधन बैंक का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैंने जब वीडियो बनाई थी उसके कुछ ही दिनों में बंधन बैंक 20-25% ऊपर गया था। 20-25 ऊपर गया था मेरी वीडियो बनाने के एक हफ्ते के अंदर अंदर। उसके बाद उसके अर्निंग रिजल्ट्स आए और वो बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है वापस से। मैं अभी एक्यूमुलेट नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो शेयर फंडामेंटली वीक हो गया है। पहले जहां उसके 200 करोड़ या 300 करोड़ के प्रॉफिट्स आया करते थे, वो अभी 3000 करोड़ के लॉस आए हैं। तो अब तुम बोलोगे हेमंत ओ माय गॉड, तुम्हारा तो बंधन बैंक में बहुत लॉस हो गया होगा। नहीं, आई एम फॉलोइंग दिस रूल। मैं लार्ज कैप कंपनी में 5% से ज्यादा नहीं डालने वाला। मैं मिड कैप कंपनी में 2.5-3% से ज्यादा नहीं डालने वाला। एंड मैं स्मॉल कैप कंपनी में 2% से ज्यादा नहीं डालने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में 70+ कंपनीज है। मेरा एसेट एलोकेशन क्लियर है। एक दो कंपनीज लिटरली कल बंद हो जाए ना, मेरी मैक्सिमम एलोकेशन जिनमें, वो कंपनी भी कल को अचानक से उनका प्राइस भी जीरो हो जाएगा ना, मेरे पोर्टफोलियो को बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सारी कंपनीज एकदम स्टार हैं। सारी कंपनीज धीरे धीरे अपने टारगेट पे जाती हैं। आज मैंने क्या किया, इंडसइंड बैंक आज 7% बढ़ा हुआ था, सारी होल्डिंग्स मैंने बेच दी। 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे को इंडेक्स बैंक में मस्त कितने 22% का प्रॉफिट हुआ। सारा पैसा निकाल के मैंने इंडिया बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब इंडियन बैंक मेरे को वो वाला गेम देगा, सिंपल। तो इस तरीके से गेम खेलते रहो, चिल रहो, पेशेंस रहो। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन घटिया स्टॉक में पेशेंस नहीं रखना। और अगर घटिया स्टॉक में पेशेंस रखना ही है, सो फॉलो द एसेट एलोकेशन रूल। तुम्हें नहीं पता कौन सा स्टॉक कब घटिया बन जाए। तुम्हें नहीं पता अगला एचडीएफसी बैंक कौन सा है, एग्रीड, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि अगला येस बैंक कौन सा है, अगला डीएचएफएल कौन सा है। हो सकता है बंधन बैंक कुछ टाइम में चिल्लड़ के भाव बिकने लगे, क्योंकि 3000 करोड़ का लॉस बहुत ही बड़ा लॉस है। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। हमें किसी को नहीं पता होती ऐसी चीजें। एट द सेम टाइम जिन कंपनी पे लोन जीरो है, वो कंपनीज इवेंचुअली अच्छा करती हैं। अगर उनके प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे आ रहे हैं तो प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। तो एनएमडीसी से डरना छोड़ दो। रेपको होम फाइनेंस भी ऑल टाइम हाई बनाएगा, एशियन टाइल्स भी ऑल टाइम हाई बनाएगा, हीरो मोटोकॉर्प भी बनाएगा, बजाज ऑटो भी बनाएगा। ये सारी कंपनीज मस्त नए नए लेवल्स को छुएंगी। तुम्हारा काम क्या है? पेशेंस रखना और खुद को और जगहों पे बिजी रखना, स्टॉक मार्केट के अलावा भी। बिकॉज जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टॉक को बहुत ज्यादा ट्रैक वही लोग करते हैं जिनके पास शायद और कुछ काम नहीं होता। देवर लाइक कि पूरे दिन ऐप को ही स्क्रॉल करते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं है, चिल अ लिटिल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और ऐसी ही अपनी कोई क्वेरी हो या मेरी किसी बात से आप डिसएग्री करते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू हैव अ डिस्कशन विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, वरना कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस हो जाएगी। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।